हेलो दोस्तों, मैं विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, आधुनिक इतिहास का फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब और कैसे और उनका पर्पस क्या था। आज हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ और कैसे हुआ और किस उद्देश्य से उनका था। तो हम लोग फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों का आगमन जो है सबसे पहले जो है ऐसा माना जाता है कि 1498 में एक वास्को डी गामा नामक यात्री थे, व्यापारी थे, जिन्होंने भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया। या ये नहीं कि भारत का खोज किया, भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया। भारत का खोज तो पहले से ही यूरोपवासी को मालूम था कि भारत एक जगह है, लेकिन उन्हें समुद्र मार्ग को खोजना था। तो 1498 में जो वास्को डी गामा नामक एक नाविक थे, एक व्यापारिक थे, जिन्होंने भारत का खोज किया। उससे पहले भी हम लोग पढ़ते हैं कि भारत आने का प्रयास सबसे पहले कौन किए, जिसमें पहला नाम आता है बार्थोलोमू डियास। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो है पुर्तगाल है। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया अफ्रीका और ये है पुर्तगाल। ठीक है, ये हो गया हमारा पुर्तगाल, पी से करते हैं पुर्तगाल। तो पुर्तगाल से जो है सबसे पहले जो है 1483 ईस्वी में 1483 ईस्वी में 1483 ईस्वी में बार्थोलोमू डियास, क्या नाम है? बार्थोलोमू डियास। बार्थोलोमू डियास, बार्थोलोमू डियास, बार्थोलोमू डियास जो है सबसे पहले जो है भारत को खोजने का प्रयास किया। लेकिन दरअसल कारण क्या हुआ कि उन्होंने जो है अफ्रीका के किनारे किनारे जो आते हैं, अफ्रीका के किनारे किनारे आता है और अफ्रीका के यानी कि दक्षिण अफ्रीका के छोर पे जो है एक जगह है जिसको केप ऑफ हुड के नाम से जानते हैं। केप ऑफ हुड के नाम से जानते हैं, केप ऑफ हुड के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक आते हैं और केप ऑफ हुड एक जगह है। उन्होंने जो है यहाँ आने के बाद जो है केप ऑफ अस्ट्रोम का खोज किया, केप ऑफ अस्ट्रोम, और उसके बाद जो है उसका नाम जो है केप ऑफ हुड पड़ गया। तो जो है बार्थोलोमू डियास जो है केप ऑफ अस्ट्रोम नाम का खोज किया, केप ऑफ अस्ट्रोम, केप ऑफ अस्ट्रोम। ठीक है, इसी का नाम जो है बाद में जो है केप ऑफ हुड पड़ जाता है, केप ऑफ हुड। ठीक है, इसी को और इसी को भी आशा का अंतरिप कहा गया। केप ऑफ हुड को आशा का अंतरिप कहा गया, केप ऑफ हुड को आशा की अंतरिप कहा गया, केप ऑफ हुड को आशा का अंतरिप कहा गया। और उसके बाद जो है यहाँ जो है वो पुनः रिटर्न चले गए। कौन? बार्थोलोमू डियास जो है यहाँ से पुनः रिटर्न जो है पुर्तगाल चले गए। उसके बाद जो है हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं कि बार्थोलोमू डियास जो था 1483 में भारत को खोजने के लिए निकले थे। उसके बाद जो है 1498 में 1498 में वास्को डी गामा, 1498 में जो है वास्को डी गामा जो है वहां से चलते हैं और इसी रास्ते से जो है दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी छोर के होते हुए केप ऑफ हुड होते हुए यहाँ से निकलते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ जो है मेडागास्कर का एक द्वीप है। ठीक है, ये जो है मेडागास्कर है, मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर का द्वीप होते हुए और यहाँ जो है केनिया हो जाता है। यहाँ जो है केनिया होते हुए, ठीक है, केनिया होते हुए और यहाँ तक पहुंचते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से जो एक प्रश्न आता है कि जो केप ऑफ हुड पहुंचने के बाद जो है कौन सा ऐसा मतलब एक व्यापारी था जो उन्होंने वास्को डी गामा को मदद किया था। तो वही जो है एक अब्दुल मानिक नामक व्यापारी था। अब्दुल मानिक एक व्यापारी था जिन्होंने
वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया और उन्होंने बताया कि इस तरह से जाने का रास्ता, और यहाँ से वो सीधे केन्या होते हुए ये जो है केरल पहुंच गए। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि कौन सा उस व्यापारी का नाम था, कहाँ के था, तो वो गुजरात का रहने वाला था, जिसका नाम था अब्दुल मानिक था, जिसका नाम था अब्दुल मानिक, जिसका नाम था अब्दुल मानिक, अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक नामक जो एक व्यापारी था, जो गुजरात का रहने वाला था, उन्होंने जो है वास्को डी गामा को भारत जाने का रास्ता बतलाया, और उन्होंने अंततः लास्ट में जो है वो जो है केरल के, वास्को डी गामा जो है केरल के तट पर पहुंचते हैं। यहाँ जो है एक केरल है, ठीक है, ये जो है केरल के तट पर पहुंचते हैं। और केरल के तट को कई ये भी प्रश्न पूछता है कि वास्को डी गामा कौन से तट पर पहुंचे, तो तट पूछेगा तो मालाबार तट हो जाएगा, ठीक है। इस साइड को मालाबार तट कहते हैं, ठीक है, इस साइड को, ये जो है मालाबार तट है, मालाबार तट है। और ये साइड जो तट है, यानी कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के जो ये तट है, इसको हम लोग कोरोमंडल कहते हैं, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम जो है मालाबार तट पर पहुंचे थे। मालाबार तट यानी केरल पर था। केरल के एक जगह है जिसका नाम है कालीकट, केरल के एक जगह का नाम है जिसको नाम है, इसको हम ले जाते हैं कालीकट, कालीकट। कालीकट उस समय नाम था, अभी इसका नाम जो है कोझिकोड हो गया, ठीक है, इसका नाम जो है कोझिकोड हो गया, कोझिकोड हो गया, ठीक है। कालीकट का नया नाम जो है कोझिकोड। यहाँ के राजा जो थे वो जमोरिन थे, यहाँ के राजा जो थे वो कौन थे, यहाँ के राजा जो थे वो जमोरिन थे, जमोरिन थे। यहाँ जो है वास्को डी गामा को जमकर स्वागत हुआ, और यहाँ से उन्होंने काली मिर्च यहाँ से ले जाते हैं यूरोप, और ऐसा माना जाता है कि कम से कम जो है 60 से 64 गुना, 60 से 64 गुना जो है उसका मुनाफा होता है, मुनाफा होता है। और जो है यहाँ से जो है वास्को डी गामा चले जाते हैं। उसके बाद एक और हम इससे बैक हम पढ़ लेते हैं कि इससे पहले एक यहाँ का राजा था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। इसका हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रिंस हेनरी जो है पुर्तगाल के एक प्रिंस थे, राजा थे, इनका नाम था प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी, ठीक है। इन्होंने प्रिंस हेनरी, इनको हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। प्रिंस हेनरी को हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था, हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। नेविगेटर क्यों कहा जाता था, तो नेविगेटर जो है इसलिए कहा जाता था कि इनको जो है समुद्री मार्ग को खोजने का मतलब चाहत जाता था। अलग अलग तरह के समुद्री मार्ग का मतलब पता लगाने का इनको जो है अलग शौक था। इन्होंने ही अफ्रीका के किनारे किनारे जो है मैप का निर्माण करवाए थे, ठीक है। इसीलिए जो है प्रिंस को हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। अब पुनः चलते हैं वास्को डी गामा पास। वास्को डी गामा जो है वहां से भारत से लौट आए, और उसके बाद जो है एक और व्यापारी जो है जाते हैं, जो 1498 में वास्को डी गामा गए। उसके बाद जो है 2 साल के बाद जो है 1500 ईस्वी में एक और नाविक जाते हैं जिनका नाम होता है, 1500 में जाता है पेड्रो कैलवेज, ठीक है, पेड्रो कैलवेज, इसका नाम लिखिए पेड्रो कैलवेज, पेड्रो कैलवेज, ठीक है, पेड्रो कैलवेज, ठीक है। 1500 ईस्वी में जो है पेड्रो कैलवेज आता है। इससे पहले जो है एक और प्रश्न पूछता है कि वास्को डी गामा को भारत किसने भेजा था, तो वास्को डी गामा को भारत भेजा था, वास्को डी गामा को भारत भेजा था हैमुअल प्रथम ने भेजा था, ठीक है। वास्को डी गामा को जो है भारत जो है भेजने का काम हैमुअल प्रथम ने किया था। यहाँ लिखते हैं हैमुअल प्रथम, हैमुअल प्रथम ने भेजा था,
ठीक है। और उसके बाद जो है 1500 में पेड्रो कैलवरेज आता है, ठीक है। पेड्रो कैलवरेज आता है, जिन्होंने 13 जहाज लेकर के आता है, ये पेड्रो कैलवरेज, ठीक है, 13 जहाज लेकर के आता है। और इन्होंने जो है कुछ नहीं एक्स्ट्रा काम किया, इन्होंने जो है कोची और कुन्नौर जगह गया और वहाँ के राजाओं से मिला और वहाँ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। और वहाँ से ये फिर जो है व्यापार करके यानी कि सामान खरीद करके वहाँ से फिर रिटर्न चला आया। उसके बाद फिर जो है 1500 जो है 2 में आते हैं, फिर से आते हैं वास्को डी गामा, इसमें मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 1502 में आते हैं वास्को डी गामा फिर से, ठीक है। 1502 में आता है वास्को डी गामा फिर से, वास्को डी गामा तो एक बार आ चुके थे 1498 में। फिर से इन लोग सैमुअल कोहेन के प्रथम के कहने पर फर्स्ट बार आए। उसके बाद जो है 1502 में जो है वास्को डी गामा पुनः भारत आए और दोबारा आने का इनका उद्देश्य था कि यहाँ जो है व्यापारिक कोठी जो है स्थापना करना है। और इनका उद्देश्य था, इनका जो है उद्देश्य दिखते हैं। वास्को डी गामा का जो है आने का उद्देश्य था इनका उद्देश्य तो था, पहला तो था व्यापार करना, ठीक है, व्यापार करना था। दूसरा था जो धर्म का भी मतलब कि विस्तार करना था, धर्म का प्रचार प्रसार करना था। दूसरा धर्म का प्रचार प्रसार करना। और तीसरा जो था वो हिंद पर जो है मतलब अधिपत्य जमाना था, अधिकार करना था। क्योंकि वास्को डी गामा देखें कि जो अरब के जो देश थे, ये जो अरब के जो देश थे, इनका जो है ज्यादा जो है हिंद महासागर पे ज्यादा हस्तक्षेप था, उससे इन लोगों का परेशानी होते थे। तो इन लोग सबसे पहले सोचे कि हिंद महासागर को जो है अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। तो इनका उद्देश्य ये जो है द्वारा में आए, ये उद्देश्य मतलब बनाए। फर्स्ट था व्यापार करना, दूसरा था कि धर्म प्रसार करना। इस यहाँ से हम एक पॉइंट पीछे चलते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे थे ईसाई धर्म का। क्योंकि 1453 की घटना है, 1453 की घटना है कि जब तुर्की जो था कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तुर्की जो था कुस्तुतुनिया पर अधिकार लिया था, यानी कुस्तुतुनिया जो है पूर्वी रोमन की राजधानी थी। और वहाँ वो राजधानी ही नहीं बल्कि ईसाइयों का एक धार्मिक केंद्र था, शिक्षा का एक केंद्र था ईसाइयों का। और उस पर जो है कुस्तुतुनिया पर जो है तुर्कों ने अधिकार कर लिया। और वहां से जो है जितने भी जो ईसाई धर्म के जो गुरु थे उन्हें वहां से मार के भगा दिया गया और वहां उस क्षेत्र को जो है कब्जा कर लिया गया। वहां से जो है ईसाई धर्म के गुरु जो थे वो आकर के इटली में शरण ली, तो वहां से उनका जो है धर्म जो है टूट गया था। उसी धर्म को पूरा उजागर करने के लिए वास्को डी गामा ने सोचे व्यापार के साथ साथ अपना धर्म का भी प्रचार प्रसार करते हैं। तो वही घटना है, तो धर्म का प्रचार प्रसार भी करने लगे। और फिर तीसरा जो उद्देश्य था वो हिंद महासागर पर कब्जा करना था, जो हिंद महासागर पर कब्जा करना था, हिंद महासागर पर अधिपत्य स्थापित करना था, अधिपत्य स्थापित करना था, ठीक है। तो ये उद्देश्य था, 3 उद्देश्य था, व्यापार करना था और धर्म का प्रचार प्रसार करना था और हिंद महासागर पर अधिपत्य स्थापित करना। फर्स्ट बार में जो है वास्को डी गामा आए थे तो कालीकट के राजा जम्बूरिन से उन्होंने अलाउ मांगे कि हम यहाँ जो है अपना कोठी स्थापित करेंगे, तो यह जो है उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन दूसरा बार में जो आए वास्को डी गामा, वो जो है सबसे पहले जो है 1502 में आए, लेकिन 1503 में जो है उन्होंने पहला फैक्ट्री का ये, या कहने का मतलब कोठी स्थापित, यानी कि दूसरा माल खरीद करके वहां जो है स्टॉक करना था, ठीक है। तो पहला जो व्यापारिक कोठी जो है उन्होंने कोची में स्थापित किया। तो हम लिखते हैं, मिटाते हैं इसको। वास्को डी गामा जो है 1503 में
पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किए। कोठी स्थापित कोची में किया गया। कोची में किया गया। ठीक है, पहला व्यापारिक कोठी जो है कोची में स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है 1503 के बाद जो है, इसके बाद जो है वास्को डी गामा जो है रिटर्न जो है वो चले जाते हैं पुर्तगाल। उसके बाद जो है फिर जो है अब जो है वहां से जो है एक मतलब प्रशासनिक कार्य समझिए वहां का वायसराय को भेजा जाता है, जिसका नाम था, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाल से आने वाले भारत प्रथम गवर्नर या वायसराय कौन है, तो वो जो है अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा। ठीक है, फ्रांसीसी द अल्मोड़ा कहा जाता है, लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट में नाम याद रखेंगे अल्मोड़ा। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ से लिखते हैं, इसको मिटाते हैं कि 1500 यानी कि फैक्ट्री स्थापित करके चले गए हैं वासुदेव। उसके बाद जो 1505 में आता है, 1505 से ये 1509 तक रहता है। ठीक है, पहला जो है पुर्तगाली गवर्नर जनरल जिसका नाम है क्या, अल्मोड़ा। ठीक है, फ्रांसीसी द अल्मोड़ा कहा जाता है, शॉर्ट में लिखेंगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ठीक है, ये जो है अल्मोड़ा, पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो है अल्मोड़ा आता है, फ्रांसीसी द अल्मोड़ा नाम होता है, शॉर्ट में लिखें अल्मोड़ा। इन्होंने जो है आए और जो वास्को डी गामा जो थे उन्होंने बताया कि इस तरह का, यानी कि पहले जो है हिंद पर जो है हमें कब्जा करना जरूरी है। तो इन्होंने जो है अल्मोड़ा आया नौसैनिक जहाज लेकर के, क्योंकि पुर्तगाल का नौसैनिक जहाज बहुत विकसित था और अरब के जो है जहाज उतना विकसित नहीं था। इसलिए विकसित था क्योंकि इसको कभी ये भय नहीं था कि मेरा कोई दुश्मन आएगा जो हम पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो ये उतना विकसित नहीं कर पाया था। लेकिन जो यूरोप वाले थे, यूरोप के जो कंट्री थे, जो वहाँ यानी कि पुनर्जागरण का विकास हुआ था, तो उन लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी का मतलब आविष्कार कर चुके थे। तो उसी में जो है यानी कि नौसैनिक जो है पुर्तगाली ने बहुत मजबूत कर लिया था। और जो अल्मोड़ा जो है नौसैनिक जहाज लेकर के आते हैं और सबसे पहले ये जो है एक नीति चलाते हैं जिसको नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ क्या होता है बताते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था कि हिंद पर कब्जा करना था। ठीक है, हिंद महासागर पर कब्जा करना था। इसका मतलब है कि हिंद महासागर पर कब्जा करना था, हिंद महासागर पर कब्जा करना था, कब्जा करना उद्देश्य था। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था कि हिंद महासागर जो है, ये जो है हिंद महासागर हमारा, ये था हिंद महासागर, इस पर जो है कब्जा करना था। ठीक है, तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया और जो हिंद महासागर को धीरे धीरे जो है इन्होंने अपना कब्जे में, यानी कि उसके जहाजों को मार गिराने लगे। इसमें जो है सबसे पहले यानी कि जो हम कहेंगे कि तुर्क जो है, तुर्क कहेंगे जो मतलब पहले से व्यापारी कर रहे थे, तुर्की प्लस ये हो गया, तुर्की प्लस हो गया, अरब के भी हो गए, गुजरात हो गए, गुजरात प्लस मिस्र के लोग थे, और मिस्र के लोग थे प्लस जो है अल्मोड़ा के साथ जो है लड़ाई होता है, अल्मोड़ा के लड़ाई होता है, अल्मोड़ा के साथ लड़ाई होता है, जिसमें जो है अल्मोड़ा जीत जाते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा जो है जीत जाते हैं और पुनः जो है ये जो है हिंद महासागर पर जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं। इन्होंने जो है सिर्फ यही काम किए, अल्मोड़ा आए और सिर्फ जो है ब्लू वाटर पॉलिसी ला करके हिंद महासागर को अपने कब्जे में की और यहाँ से पुनः चले गए। इन्होंने अपना काम, जो काम दिया गया था वो अपना काम करके चले गए। ठीक है, उसके बाद जो एक
आते हैं गवर्नर जनरल, उनका नाम है अल्बुकर्क। उनको जो है पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिन्होंने भारत में जो है मतलब भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं, इनको मिटाते हैं। और 1505 से 1509 तक हम लोग देख लें। अब जो है अल्बुकर्क आते हैं, जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अल्बुकर्क ठीक है, ये जो है अल्बुकर्क आते हैं, इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये जो है दूसरा गवर्नर, सेकेंड गवर्नर है। फर्स्ट गवर्नर हम लोग पढ़ ली अल्मोड़ा था, सेकेंड गवर्नर पूछेगा तो अल्बुकर्क है। इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में मतलब वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्बुकर्क ने आए, यानी कि हिंद महासागर पर तो कब्जा हो चुका था, यानी अल्मोड़ा जो है हिंद महासागर पर कब्जा कर चुके थे। कोची में जो है पहला जो है कोठी स्थापित हो चुका था। इन्होंने अब आए और जो है अब जो है उस क्षेत्र में गए और सबसे पहले जो है उन्होंने गोवा को जो है 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के जो शासक थे, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह से जो है इन्होंने गोवा को छीन लिया। ठीक है, इन्होंने जो है गोवा को छीन लिया 1510 ईस्वी में। एक काम तो इन्होंने यहाँ कर दिया, यानी कि पहला जो है कदम यहाँ ये इन्होंने रख दिए। गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को छीन लिया। उसके बाद जो है इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम की, इन्होंने जो है एक नीति चलाई जिसे विवाह नीति कहा जाता है। विवाह नीति क्या था उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि विवाह नीति जो था, विवाह नीति था कि पुर्तगाल एक छोटा कंट्री था, वहां से उन लोग के विवाह नीति था कि भारत में इन्होंने सोचा कि कैसे जो है क्षेत्रफल को बढ़ाना है, जनसंख्या को बढ़ाना है, तो इन्होंने विवाह नीति अपनाई। विवाह नीति में क्या था कि भारत में जो है जिसका मतलब कि पति मर जाता था उसे विवाह नहीं होता था, तो इन्होंने कहा कि ऐसा बात है तो विवाह नीति यानी जो महिला थी जिनका पति डेथ कर गया था, उनका जो शादी नहीं होता, उन्होंने जो पुर्तगालियों से शादी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरह से यह नीति को आगे बढ़ाया। इस तरह से इनका जनसंख्या वृद्धि हुई और लड़ाई झगड़ा, इससे ये भी हुआ कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो पाते थे। तो यह जो नीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विवाह नीति। ठीक है, तो अल्बुकर्क के ये दो पॉइंट जो है मेन है, यानी कि विवाह नीति अपना, इसलिए इनको जो है वास्तविक संस्थापक आया था। फर्स्ट बार में जो है गोवा को इन्होंने 1510 ईस्वी में इस बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को छीन लिया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है दो जो है एक ये जो महत्वपूर्ण गवर्नर थे, तीसरा जो है एक आते हैं जिसका नाम है जिनका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उनका क्या काम था, क्या किए आकर के। नीनो डी कुन्हा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा आए और 1510 ईस्वी में जो गोवा को जीता गया था, यानी कि अल्बुकर्क के द्वारा, और फर्स्ट जो है व्यापारी कोठी जो है कोची में स्थापित किया था, उनको जो है इन्होंने स्थानांतरित करके, यानी कोची से जो स्थानांतरित कर करके इन्होंने जो है गोवा को मुख्य केंद्र बना दिया गया। गोवा को जो है व्यापारिक केंद्र बना दिया गया। मुख्य रूप से गोवा को जो है व्यापारिक
केंद्र बना दिया गया। कब? 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में जो है गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ से? कोची से जो है गोवा स्थानांतरित कर दिया गया और सारा देखरेख जो है गोवा से होने लगे। इन्होंने जो है 1510 ईस्वी में तो गोवा को अधिकार किया था, लेकिन इन्होंने जो है 1561 यानी कि 1961 ईस्वी में गोवा को आजाद की, गोवा को। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनका यही काम आता है विशेष तरह से कि नीनो डी कुन्हा आए तो वो क्या किए थे, तो उन्होंने जो है कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा कर दिया था। और इन्होंने जो है दमन और दीव को भी अपने क्षेत्र में मिला लिए थे 1535 ईस्वी में। 1535 ईस्वी में जो है ये दमन पर भी अधिकार कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद जो है एक और आते हैं जिसका नाम है डिसूजा। डिसूजा कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं किए थे। उनके शासनकाल में एक जो है ईसाई धर्म के प्रचारक थे, वो आए थे, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और कुछ इसके बारे में देखते हैं कि जो पुर्तगाली थे, इन्होंने जो है एक यानी कि इनका जो है कब्जा पूरा हिंद महासागर पर हो गया था और इधर जो है बंगाल की खाड़ी ये साइड भी हो गया था। तो इन्होंने जो है एक परमिट लागू किए थे। परमिट में था कि आप अगर इस क्षेत्र से आप जहाज ले जाते हैं तो आपको परमिट दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो आपको उस जहाज को जो है लूट लिया जाता था उन्हीं लोग के द्वारा। इतना नहीं बल्कि यानी कि अकबर जो है मुगल बादशाह, उन्हें भी परमिट दिखाना पड़ता था। हालांकि उन्हें उनसे चार्ज नहीं लिया जाता था, लेकिन उन्हें भी परमिट दिखाना पड़ता था ताकि हर कोई उस चीज को फॉलो करे। अब हम लोग इसमें पुर्तगाली द्वारा भारत में क्या क्या कार्य किए गए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और एक और चीज देखेंगे कि पुर्तगाली कहाँ कहाँ किस जगह मैपिंग के अनुसार देखेंगे कहाँ कहाँ उन लोग कब्जा किए। तो मिटाते हैं इसको और देखते हैं भारत में जो है पुर्तगालियों ने क्या क्या कार्य किए। तो सबसे पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस की कार्य किए। कार्य जो है पहला कार्य जो है प्रिंटिंग प्रेस हो गया। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस हो गया। दूसरा जो है प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई का कार्य हो गया। दूसरा जो है लाल मिर्च जो है। तीसरा जो है आलू जो है, इन लोग जो है पुर्तगाल वाला ही यहाँ लाए, हालांकि अदर जगह से, लेकिन इन्हीं लोग का दिन है। आलू लाए। उसके बाद जो है चौथा में पपीता था, पपीता। ठीक है, और तंबाकू था। ठीक है, तंबाकू भी इन्होंने लाए थे। और देखते हैं कि ये जो पुर्तगालियों का जो था पतन का कारण क्या था। तो पतन का कारण था इन लोग को धार्मिक प्रचार प्रसार, यानी कि इन लोग जो थे ईसाई धर्म का विशेष प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो भारत में जो थे हर तरह के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सारे तरह के लोग थे। इन्होंने जो है ईसाई धर्म का विशेष मतलब कि प्रावधान दिया। इसकी वजह से लोग नफरत फैलते गए। और एक कारण और था कि जो है स्पेन था, ये जो है स्पेन है, स्पेन ने भी पुर्तगाली पर जो है कब्जा दबाव मतलब करते थे, कब्जा कर लिया। इस वजह से भी इनका धीरे धीरे जो है अंत। बाकी हम इसका अंत के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी इसमें देख लेते हैं कि पुर्तगाल ने कहाँ कहाँ जो है कब्जा किए थे। सर्वप्रथम सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो पुर्तगाली था सबसे पहले कहाँ कहाँ उन लोगों ने कब्जा किया। तो मैपिंग के अनुसार देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने जो है कोची में आया। ठीक है, ये हो गया कोची। यहीं पे है कुन्नौर हो गया। उसके बाद जो है कोची हो गया, कुन्नौर है। इस क्षेत्र में जो था ये जो है हुगली के पास, हुगली में भी इन्होंने कब्जा कर रखा था। उसके बाद जो है
कोची हो गया, कुन्नौर हो गया, यहाँ है गोवा, ठीक है, ये हो गया गोवा हो गया। उसके बाद जो है इस क्षेत्र जो है ये जो है महाराष्ट्र हो जाता है। तो बम्बई भी कब्जा किया हुआ था, महाराष्ट्र मुंबई, यानी मद्रास क्षेत्र भी, उसमें बम्बई लिखता था यानी मुंबई, ठीक है। और दमन और दीव भी, ठीक है, दमन और दीव, यानी इस क्षेत्र में जो है पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य जमा चुके थे, जिसमें जो है कोची में जो है 1503 में जो अपना फैक्ट्री स्थापित किया। गोवा को जो है 1510 में ये जो है छीन लिया, ठीक है। और इससे जो है 1535 में जो है दमन को 1535 में दमन को जो है अपने क्षेत्र में भी मिला लिया, ठीक है। बस इतना ही था इसमें। बाकी हम लोग अगला बार में देखेंगे कि भारत में डच कंपनी का आगमन। एक और आता है, एक शैली का हमेशा नाम आता है कि पुर्तगालियों ने किस शैली का प्रयोग करते थे, तो गोथिक शैली था, गोथिक शैली, ठीक है। उस शैली का जिसमें जो है उसमें जो मंदिर का निर्माण कराया जाता था इस तरह से पिरामिड टाइप करके, ठीक है, गोथिक शैली, उस शैली अभी हमेशा आते रहता है। तो इसमें इतना ही था। बाकी हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि भारत में डच कंपनी का आगमन कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ की, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।